नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आज बात होगी देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बाकी के दलों की किस तरह की रणनीति फिलहाल चुनाव को लेकर बनाई गई है। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतार दिया है और दोनों दलों के जो प्रमुख नेता हैं वो चुनावी राज्यों में रैली कर रहे हैं और मतदाताओं को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के अलवर में रैली की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उधर कांग्रेस की बात करें तो हर राज्य में सीएम के चयन को लेकर कांग्रेस की एक अपनी अलग नीति बनी हुई है। एक अलग रणनीति के तहत कांग्रेस काम कर रही है। कांग्रेस की इस सुविधाजनक रणनीति से राजनीतिक हलकों में हैरानी है और सबसे दिलचस्प मामला अगर देखा जाए तो फिलहाल राजस्थान का नजर आ रहा है। इसी पर बातचीत करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये खास रिपोर्ट देख लीजिए। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी राज्य में मुख्यमंत्री का चुनाव चुने गए विधायक करते हैं, लेकिन अब राजनीतिक दल अपनी सहूलियत के हिसाब से रणनीति बनाते हैं। किसी राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा पहले घोषित कर चुनाव लड़ा जाता है तो किसी में चुनाव के बाद सीएम फेस पर बात होती है। कांग्रेस भी हर राज्य में अलग रणनीति के तहत चुनाव लड़ रही है। सबसे दिलचस्प मामला राजस्थान का है। अशोक गहलोत 2018 में तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। बीच में ऑपरेशन लोटस के तहत उनकी सरकार गिराने की भी कोशिश हुई। सचिन पायलट बीजेपी में जाते जाते रह गए थे। हालांकि राजस्थान की राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे थे और इस बार भी चुनाव की कमान पूरी तरह गहलोत के हाथ में है। उनकी मर्जी से टिकट बांटे जा रहे हैं। अगर कांग्रेस राजस्थान में फिर से सत्ता में आती है तो गहलोत ही मुख्यमंत्री होंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। राजस्थान में उप मुख्यमंत्री रहे और गहलोत के धुर विरोधी समझे जाने वाले सचिन पायलट ने टोंक में नामांकन दाखिल करने के बाद फिर दोहराया कि हम मिलकर राज्य में पार्टी को जिताएंगे, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री का फैसला आलाकमान चुने हुए विधायक की राय से करेंगे। सूत्रों के मुताबिक आलाकमान ने भी राजस्थान के नेताओं को ये संदेश दे दिया है और यही वजह है कि अशोक गहलोत अपने करीबी सिटिंग विधायकों के टिकट न कटने देने की मुहिम में जुटे हुए हैं। और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के अलवर में एक चुनावी रैली की। तिजारा विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी और सांसद बाबा बालक नाथ का नामांकन भरवाने के लिए योगी आदित्यनाथ अलवर पहुंचे हुए थे और इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने राजस्थान और यूपी की तुलना करते हुए बताया कि राजस्थान में गहलोत सरकार हिंदू विरोधी और गुंडों को बढ़ावा देने वाली सरकार है, जबकि यूपी में कोई भी गुंडा किसी व्यापारी या गरीब कमजोर वर्ग के व्यक्ति की जमीन पर कब्जा कर सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो तब बुलडोजर उसे ठीक कर देता है। यूपी में किसी की हिम्मत नहीं है जो किसी बेटी को टेढ़ी नजर से देख सके। उन्होंने कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पर भी जमकर हमला बोला। राजस्थान का जहां अपना गौरवशाली इतिहास है, वहीं राजस्थान की इस गौरवशाली परंपरा को कांग्रेस अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप कलंकित करने में कोई कोर कसर नहीं। किसी दलित की जमीन पर या उसकी किसी भी अन्य संपदा पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो पीछे से बुलडोजर उसको रौंद करके ठीक कर देगा। राजस्थान में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है। कांग्रेस आलाकमान यहां क्लियर है कि सत्ता में वापसी पर बघेल ही कमान संभालेंगे। मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव जीती थी और उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया गया था। बाद में ऑपरेशन लोटस के चलते बीजेपी ने वहां सरकार बना ली थी। फिलहाल मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान पिछले 3.5 साल से मुख्यमंत्री हैं। अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो अगले मुख्यमंत्री वो होंगे या नहीं, इस बारे में बीजेपी की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन कांग्रेस आश्वस्त है कि अगर वो सत्ता में आती है तो कमलनाथ ही सीएम होंगे। वैसे कांग्रेस में ऐसा कई बार हो चुका है कि चुनाव जिताने वाले सीएम का दिल से शुक्रिया अदा कर नया सीएम किसी और को बना दिया गया। 80 के दशक में अर्जुन सिंह के साथ ऐसा ही हुआ था। जब मध्य प्रदेश का चुनाव जीतने के बाद वो मंत्रिमंडल के गठन के लिए दिल्ली राजीव गांधी से मिलने पहुंचे तो राजीव गांधी ने उन्हें गवर्नर बनाकर भेज दिया और मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया। 2005 में महाराष्ट्र में सुशील कुमार शिंदे के नेतृत्व में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की, लेकिन शिंदे को गवर्नर बनाकर भेज दिया गया और सत्ता की बागडोर फिर से विलासराव देशमुख को सौंप दी गई।
कांग्रेस मुख्यालयों में जोरों पर चर्चा है कि 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ये इतिहास एक बार फिर दोहराया जा सकता है। दिलचस्प ये होगा कि कौन कौन जीत कर आएगा। अहम सवाल ये है कि जो जीत कर आएगा क्या वो अपनी कुर्सी बचा भी पाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। तो विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस अपनी अलग अलग रणनीति के हिसाब से चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी अलग रणनीति है, लेकिन जिस तरह से रणनीति बनाई जा रही है, देखने वाली बात ये होगी और समझने वाली बात ये होगी कि आने वाले 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर जिस तरह की रणनीति पार्टियों ने बनाई है, क्या वो सफल साबित होगी? क्या जिस तरह का मन बनाकर पार्टियां मैदान में उतरी हैं वो उस नतीजे तक पहुंच पाएंगी जिस नतीजे का ख्वाब पाले सारी पार्टियां बैठी हैं? और इसी के जवाब ढूंढने की आज हम कोशिश करेंगे और खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका सबसे पहले परिचय करवा देती हूं। अश्विनी शाही जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अश्विनी जी आपका। साथ ही साथ कांग्रेस के महासचिव हैं जयकरण वर्मा जी, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। और रवि अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि इस बात का विश्लेषण करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर जो अन्य दल इन 5 चुनावी राज्यों में उतरे हुए हैं, उनकी जो रणनीति है वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर भारी पड़ सकती है, या फिर किस तरह की पार्टियों ने जो रणनीति बनाई है उससे क्या कुछ हासिल हो पाएगा। सबसे पहले बात जयकरण वर्मा जी आप ही से कर लेते हैं। जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव को लेकर विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो जो फीडबैक मिल रहा है वो काफी गजब का मिल रहा है। उत्साह भी कांग्रेस में काफी गजब का देखा जा रहा है। आपने मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में अपना साफ तौर पर एक जो जाहिर होता है सीएम फेस करना, वो आपने साफ कर दिया है, लेकिन फिलहाल राजस्थान में इस तरह की कोई भी गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। इस पर खुलकर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की रणनीति पर आप काम कर रहे हैं और इसकी चर्चा अब जोरों पर होने लगी है। वक्ता जी, बहुत बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने बहुत सही विश्लेषण करने का काम किया और वहाँ की जनमानस की भावना को आपने अपने दर्शकों को बताने का काम। देखिए वक्ता जी, जब किसी सरकार का अन्याय जो है चरम पर क्रॉस कर जाता है, कहीं से उसके तांडव खत्म होने के नाम नहीं लेते। जो दल जिस प्रकार से आज केंद्र सरकार, मोदी की सरकार, संघ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से पूरे देश में कुछ विशेष लोगों के हक हकूक पर डाका डालने का काम किया, उनको प्रताड़ित करने का काम किया, उनके अगर जो देश की बात की जाए तो देश में संविधान को खत्म करने की जो इनकी चाहत है, लोकतंत्र की हत्या और देश को बेच कर बर्बाद करने की जो इनकी व्यवस्था है, ये देश जनता समझती है। और सबसे बड़ा मुद्दा वक्ता दूसरे दिन तब आता है जब देश का नागरिक जेल जाता है कि जब हमारा देश भी सुरक्षित हाथों में नहीं है तब हम इस देश से रहकर सुरक्षित कैसे हो सकते हैं। रही बात मध्य प्रदेश की, आपने देखा कि मध्य प्रदेश में माननीय मोदी जी और अमित शाह जी ने अपने अडानी जी के पैसे का दुरुपयोग करके हमारी सरकार को गिराने का काम किया। छत्तीसगढ़ में भी कुर्मी का बेटा रहा, भूपेश बघेल पिछड़े वर्ग का बेटा रहा, उसको भी इन्होंने जेल भेजने का, ईडी सीबीआई इनकम लगाने का पूरा प्रयास किया। लेकिन ईमानदार बेटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो राजनीतिक चाल और चरित्र है उसमें कहीं दाग नहीं लाया, इसलिए मोदी जी उनको गिराने में असफल रहे। आपने कहा कि राजस्थान में जादूगर कहा जाता है, निश्चित ही जादूगर कहा जाता है वक्ता जी, नहीं तो अमित शाह जैसे जिनको चाणक्य कहा जाता है, जो मोदी जी के इशारे पर चलते हैं, शाह जी के इशारे पर चलते हैं, वो भी वहाँ खरीद फरोख्त कर देते। लेकिन ये हमारे पायलट साहब की और अशोक गहलोत साहब की सोच विचारधारा के तहत हम। ठीक है जयकरण वर्मा जी, जादूगर कहा जाता है लेकिन वो जादू फिलहाल नजर नहीं आ रहा राजस्थान में। जादूगर को एक साइड करके वो जादू नजर ही नहीं आ रहा है। वो खुद कह रहे हैं कि हम आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जिस तरह से आला कमान ने मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में घोषणा की, क्या वो राजस्थान में नहीं कर सकते थे? नहीं देखिए, मेरी पार्टी जैसे माननीय मोदी जी अपने चेहरे पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ करके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। नहीं, जयकरण वर्मा जी आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे हैं। जयकरण जी आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे हैं। मेरा मानना है और मेरा ये आपसे पूछना है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की आला कमान ने जिस तरह से निर्णय लिया,
साफ तौर पर जाहिर कर दिया कि अगर मध्य प्रदेश में सरकार बनती है तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे और छत्तीसगढ़ में बनती है तो भूपेश बघेल होंगे। ऐसे ही साफ तौर पर जादूगरी करने वाले जादूगर को राजस्थान में क्यों नहीं कहा गया कि वही जादूगर होंगे, हमारे वही मुख्यमंत्री होंगे? नहीं, क्या वक्ता जी, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेता का बयान आया कि भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री रहेंगे या हाँ। वो रहेंगे। देखिए, ये पार्टी की अंदरूनी विचारधारा है, अंदरूनी खुला समझौते हैं, अंदरूनी रणनीति होती है और पार्टी जानती है और पार्टी के नेता भी जानते हैं। इसको अशोक गहलोत भी जानते हैं, सचिन पायलट भी जानते हैं कि क्या होने वाला है। इसलिए इसको दिग्भ्रमित करने का हमें कोई वो नहीं है, इसका किया जाए। हमारा स्टैंड क्लियर है, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, सवाल इसलिए मैं उठा रही हूँ, इसीलिए उठा रही हूँ राजस्थान का सवाल जयकरण वर्मा जी, क्योंकि इस बात को लेकर साफ तौर पर सचिन पायलट जी ने साफ कर दिया कि जो भी होगा वो नेतृत्व तय करेगा। लेकिन अशोक गहलोत जी कहते हैं कि ये तो कुर्सी मुझे छोड़ेगी ही नहीं, न छोड़ना चाहती है और न मैं छोड़ूंगा। क्या मतलब निकाला जाएगा इसका? नहीं, ठीक बात है। मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि वो साफ तौर पर कह रहे हैं अगर किसी ने भी कुर्सी के मुख्यमंत्री को बदलने की कोशिश की तो आला कमान को बहुत आगे दिक्कत हो सकती है, चेतावनी देने की कोशिश। देखिए वक्ता जी, देखिए कांग्रेस पार्टी में हर छोटे से कार्यकर्ता से लेकर के बड़े कार्यकर्ता अपनी बात नेतृत्व से कर सकते हैं, मीडिया से कह सकते हैं। हमारी पार्टी में मोदी जैसा शहंशाह बादशाह नहीं है, अमित शाह जैसे लोग दबाने वाले लोग नहीं है। हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, इसलिए हमारे नेता बोला करते हैं। आप यहाँ तो किसी की हिम्मत भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में कि जो बोलते अपनी आवाज उठाते अपनी मंशा जाहिर करते। यहाँ वो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछूंगी जी, वो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछूंगी। अश्विनी शाही जी, देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मंशा साफ है, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की मंशा साफ है, लेकिन अगर बात भारतीय जनता पार्टी की जाए तो यहाँ कुछ साफ नजर नहीं आ रहा है। सवाल इसी बात को लेकर, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और बाकी के दो जो राज्य हैं तेलंगाना और मिजोरम, सब जगह अपने ही चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे तो क्या प्रधानमंत्री का पद छोड़कर सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे? सवाल जनता भी कर रही है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता भी हैं। तो और उनके पीछे जनता जो है हिंदुस्तान की दीवानी है। उनके नाम पर आशीर्वाद देने का जो सिलसिला चला है 2014 से, देखिए कांग्रेस को कहां नेपथ्य में खड़ा कर दिया है ले जाकर। तो हमारी भी मंशा एकदम साफ है कि हम लोग स्पष्ट रूप से सिर्फ और सिर्फ अपने नेता के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। 5 राज्यों में हमने अपनी मंशा साफ कर दी है। अब वो जब हम वहां पर चुनाव हो जाएगा, विधायक दल के नेता जो चुने जाएंगे वो मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अभी देखिए किस तरीके से हमारे कांग्रेस के साथी ने बातों को गोलमोल किया। अरे भाई, आप गहलोत साहब के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी तो कपड़े फाड़ ही रहे एक दूसरे के मंच पर, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से कपड़े फाड़े जा रहे हैं वो भी देखिए ना। 30 साल हो गया, 30 साल से वक्ता जी वो दोहराया जा रहा, परिपाटी परंपरा दोहराया जा रहा। राजस्थान में कभी भी किसी दूसरे दल की सरकार 5 साल के बाद नहीं रही। हम लोगों की सरकार थी, 163 सीट था हमारे पास, ये इनकी 21 सीट थी। ये पछाड़ते हुए कहाँ आए, हमको 100 सीट तक पहुंचे, हम भी तब भी 73 थे। तो कितना हम गिरे, कितना ये बढ़े, ये देखिए। अब फिर वही भारतीय जनता पार्टी का एक बार आना वहां पर संपूर्ण रूप से जनता ने सुनिश्चित कर रखा है। हम लोगों ने मेहनत भी किया है, ऐसा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी की रैलियां देखिए, हमने जो अपने वहां के कार्यक्रम बनाए हैं, जो केंद्र सरकार के द्वारा वहां की चीजें हो सकती है, हमने किया है। और जनता ये उकता गई है कि किस तरीके से कन्हैया दर्जी की हत्या हो जाती है और उसके बाद कुछ होता नहीं है, बलात्कार होते हैं रोज, और वहां पर जो है सदन में बैठकर एक मंत्री बोलता है कि ये मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं ये छोटा बलात्कार है, ये बड़ा बलात्कार है। किसानों को इन लोगों ने किस तरीके से ठगा कि हम इनके कर्जा माफ कर देंगे, और उसके बाद अभी आरती भेज दी गई उन किसानों के घर। तो चारों तरफ से ये लोग फंसे हुए हैं। और अभी कहते कहते हमारे साथी ने बगैर तथ्यों के, बगैर सबूतों के ये कहा अडानी जी के पैसे से सरकार गिराने की कोशिश की गई। कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, मुद्दा विहीन, तथ्य विहीन, तर्क विहीन।
अकाल अभाव सब कह लीजिए, लेकिन ये लोग क्या करेंगे, कहेंगे। उसी राजस्थान में अडानी ने 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया, वो ईमानदार था। छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार है, बघेल सरकार के यहाँ उन्होंने प्रोजेक्ट लगाया, वो ईमानदार है। मगर राहुल गांधी जी को, हमको लगता है कि अडानी जी को कुछ चंदा वंदा नहीं देते हैं इन लोगों को, इसलिए वो दिन भर माला जपते रहते हैं उनकी। दूसरी बात में चलता हूँ, छत्तीसगढ़ में बहुत स्थिति जो है वहाँ की, इन लोगों ने इतना खराब कर रखा है, गोबर खा गए। 229 करोड़ का 248 करोड़ का गोबर इकट्ठा हुआ, खरीदा गया। 17 करोड़ का उसका बाई प्रोडक्ट बना, और बाकी 229 करोड़ का गोबर का ना बाई प्रोडक्ट का पता है ना गोबर का पता है। सदन में हमारे विधायक ने सवाल उठाया तो माननीय मंत्री कह रहे हैं कौन सा 229 करोड़, बताया उन्होंने कि भाई ऐसे ऐसे है, तो कहे हाँ हम इसकी जांच कराएंगे। गोबर वहां से खरीदा गया 2 महिलाओं के यहाँ से 5 लाख का, जिनके यहाँ कोई न गाय थी, न बैल था, न बकरी थी, वहां से गोबर। सर, अब अगर ऐसे घोटालों को उठाकर बात की जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी घोटालों की बात विपक्षी पार्टी लगातार करती रही है कि आप अपने बचाव में ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल बट्टा जी, थोड़ा सा समय देकर सुन लीजिएगा। अभी कुछ दिन पहले 18 दलों के लोग वहां गए, और जिस तरीके से लोग हमारे कांग्रेस के साथी और विपक्ष के लोग दलीलें देते हैं, उससे बेहतर बड़े बड़े 3 वकील इन लोगों ने खड़े किए थे, 18 दलों ने। और वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जाकर कहा कि बहुत परेशान किया जा रहा मिलाद, इन लोगों को वो किया जाए। 2-3 उन्होंने प्रे किए। पहला कि हमारे घर में आए, सोफे पर बैठे, जांच करें, लेकिन हमको अरेस्ट न करें और हमको अरेस्ट करके न ले जाएं, ये भी प्रे किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी को इनके मुंह पर मारा कि संस्थाएं अपना काम ठीक से कर रही हैं, आप लोग जाइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस की सरकार थी तब ये लोग नहीं करते थे जांच? अब भी वो संस्थाएं जांच करती थी। तोता इन्हीं के समय में सीबीआई को कहा गया था, और वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और तब भी जांच होती थी, आज भी जांच हो रही है। एक अकेला देश का नेता, देश का प्रधानमंत्री है जो 0 टॉलरेंस पर काम कर रहा है। अब गमले में किसी के गोभी नहीं उगती है, कहीं भी कोई पेंटिंग नहीं बेच पाता है, नहीं बना पाया। इसी को देखते हुए आपने 5 राज्यों में और रहेंगे, इसीलिए आपने 5 राज्यों में प्रधानमंत्री के फेस पर ही चुनाव लड़ना तय कर लिया। क्या आपने ये समझने की कोशिश की, सर, आपने ये समझने की कोशिश की कि विधानसभा चुनाव अलग होते हैं और लोकसभा चुनाव जिस तरह से लड़े जाते हैं वो अलग होते हैं? किसी भी राज्य की जनता ये चाहती है कि अगर उसका जो मुख्यमंत्री बन रहा है उसको पता हो कि किस व्यक्ति को चुना जा रहा है, वो क्या करता है, किस तरह का है। क्या ये पूरी जानकारी जनता को चुनाव से पहले होना, आपको नहीं लगता कि होना चाहिए, जिससे कि जनता पॉजिटिव वे में आकर अपना वोट दे सके? उसका वोट तो कीमती है ना। एक उदाहरण देता हूँ आपको, उदाहरण के साथ, तथ्यों के साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास तथ्यों का अकाल नहीं है। 2017 में चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित होता है, माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। जनता को नहीं पता था कि किसको दिया, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया उन लोगों ने, माननीय प्रधानमंत्री जी पर भरोसा किया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी जब आते हैं तो फिर 2022 के चुनाव होते हैं तो जनता ने फिर योगी आदित्यनाथ जी को अपना नेता मानकर आगे बढ़ने का काम किया। बड़े नेता हमारे माननीय मोदी जी है, और 35 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। कोई नेता 17 के पहले हमने नहीं दिया था। यही आप आ जाइए धामी जी के प्रकरण में, 2 मुख्यमंत्री बदले गए, तीसरे धामी जी बनाए गए। धामी जी ने फिर रिकॉर्ड वहां तोड़ा। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी, हम जो कहते हैं, हम तो कहते हैं कि माननीय मोदी जी हमारे सबसे बड़े नेता हैं, थे और रहेंगे। अभी जब तक वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, हम तो चाहते हैं कि देश में जब तक वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है वो लगातार चुनाव जीतते रहे। देश में जिन इन लोगों ने जो रायता फैलाया था वो रायता ये लोग समेट नहीं पाए हैं। अब हम लोग उस चीजों को ऑर्डर में ला रहे हैं। ठीक है, रवि अरोड़ा जी, आपने सुना कि कांग्रेस पार्टी की क्या कुछ रणनीति है, किस तरह से राज्यों में अलग अलग रणनीति को देखकर नीति तय करके सीएम फेस को आगे लाकर पूरी रणनीति तय की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का साफ है कि 5 राज्यों में सीएम फेस तय नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर विधानसभा चुनाव लड़ा जा रहा है और लोकसभा में तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे में क्या लगता है, जिस तरह की रणनीति दोनों ही पार्टियां कर रही हैं 5 चुनावी राज्यों में, किसका पलड़ा आपको भारी नजर आता है और कौन सी रणनीति के तहत पार्टियां जो चल रही हैं क्या सही साबित होगा आने वाले वक्त में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इसे सेमीफाइनल समझ कर लड़ रही है, क्योंकि
2024 के चुनावों की यह एक बड़ी तैयारी है। और सबसे बड़ी बात बता दूं मैं आपको कि अब हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर इस प्रकार से आपने बार बार एक बात पूछी कि कांग्रेस की आखिर ऐसी क्या स्थिति बन रही है जिसके अंदर कि मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रहा है। अगर आज की डेट में कांग्रेस पार्टी वहां पे अपना मुख्यमंत्री का, क्योंकि वहां रूलिंग नहीं है, और अपना मुख्यमंत्री का चेहरा सामने ले आती है तो पार्टी में बड़ी फूट हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आला कमान भी जानती है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अशोक गहलोत अपने नजदीकियों को लगातार टिकटें दिलवाने का काम कर रहे हैं, तो ये बात स्पष्ट है पूरी तरह से कि कहीं ना कहीं सरकार जो इनका केंद्रीय आला कमान है वो यह चाहता है कि पूरी तरह से जो है इलेक्शन हो जाए, उसके बाद तैयारी की जाए कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। क्योंकि सचिन पायलट लगातार अपनी जो रैलियां हो रही है उनमें लगातार इस बात को कहे कि हम मिलकर सरकार चलाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो दबाव बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं अपने आला कमान पर कि उनका चेहरा बेशक ना हो, लेकिन आने वाले समय में केंद्रीय आला कमान ही तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। मतलब साफ है कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को चेहरे को लेकर खुद आला कमान ही असमंजस है। लेकिन आने वाले टाइम में पता लगेगा कॉर्पोरेशन करना क्या है। वही बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी खासकर सभी राज्यों में प्रधानमंत्री के चेहरे पर इसलिए लड़ना चाहती है क्योंकि प्रधानमंत्री अब अंतर्राष्ट्रीय नेता बन चुके हैं। आज उनका चेहरा सच में यह बात तो कोई गुरेज करने वाली नहीं है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा एक अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरा है। तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी के अंदर भी एक स्थिति ऐसी बनी है क्योंकि उनको मध्य प्रदेश में अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचानी है और उसके अलावा 4 राज्यों में भी लड़ना है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि स्थिति सिर्फ मुख्यमंत्री पद बचाने के लिए है। बात यह है कि जो लोकसभा से पहले चंद दिन पहले जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, यह कहीं ना कहीं बहुत ही मान सम्मान से मिली हुई पार्टी की बात है। क्योंकि अब बात यह है कि कांग्रेस जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की आप अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का माहौल थोड़ा बना था, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की छत्तीसगढ़ में 57 सीटों पर लड़ने जा रही है, बसपा 58 सीटों पर लड़ने जा रही है, जेएससीसी 84 सीटों पर लड़ने जा रही है। तो ये सब पार्टियां कहीं ना कहीं अगर नुकसान पहुंचाती तो सबसे ज्यादा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है। तो ऐसे में कांग्रेस पूरी मजबूती से वहां लड़ना चाहती थी, इसलिए उन्होंने वहां पर चेहरा दिया है। और खासकर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो कमलनाथ एक चेहरा है अभी तक जो पार्टी ने तय कर दिया, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जो पहले की स्थिति है वो बाद की भी रहेगी। यह भी बात को स्पष्ट कर लूं, क्योंकि कुछ राज्यों में ऐसे पहले देखा गया है कि जिस चेहरों पर लड़ाई लड़ी गई बाद में वो चेहरे बदल दिए गए। हाँ जी बिल्कुल। तो मेरा मतलब मैं स्पष्ट ये बात करना चाहता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी की जो इस समय रूलिंग जो तैयारी चल रही है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 3 मंत्री उतार दिए, 7 सांसद उतार दिए, एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उतार दिए, तो यह बात समझने वाली है कि पूरी तरह से लड़ने के मूड में है बीजेपी और वो जानती है कि इस समय बिल्कुल भी ढील नहीं दी जा सकती। तो इसीलिए खुद प्रधानमंत्री को पूरे मैदान में उतरना पड़ रहा है। बिल्कुल ये उनका चेहरा ही नहीं है, सिर्फ ये उनकी इस समय जो है पूरी पार्टी बनाम मोदी जी लड़ाई है। इस समय मोदी जी के नाम पे ही पूरी लड़ाई चल रही है। ठीक है रवि अरोड़ा जी, बेहतर रणनीति के बाद भी कहीं ना कहीं जो अंदरूनी और आपसी कलह है वो साफ साफ नजर ना आ जाए, इस वजह से कांग्रेस ने इस पत्ते को दबा रखा है कि जब तक राजस्थान में वोटिंग नहीं हो जाती, चुनाव नहीं हो जाता, तब तक ये साफ नहीं किया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। नहीं वक्ता जी देखिए, अभी असमी शाही जी बार बार कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपके बहुत बड़े लीडर हैं, प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक प्रचार मंत्री के रूप में ला करके सीमित कर देने का काम किया। उनके साथ मिजोरम में उन्हीं के सहयोगी ही उनके साथ रैली नहीं करना चाहते। वसुंधरा राजे जी एक बड़ी नेता है राजस्थान की, उनको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। आप जानते हैं सर ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि वो कैसे उतारे, किसे उतारे। उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इतने मजबूत नेता हैं कि वो उन्हें 5 राज्यों में उतारे। आप भी उतारिए, क्या इसमें क्या दिक्कत परेशानी? मैं वही परेशानी बता रहा हूँ वक्ता जी कि देश की जनता को समझ में आ रहा है। देखिए इनकी छटपटाहट, माननीय मोदी जी का जो झूठ है, इस झूठ की सरकार की आदतें, स्वभाव, इनके जो क्रियाकलाप है देश की जनता जान चुकी है। वक्ता जी मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। असमी शाही जी ने बहुत आरोप लगाया कांग्रेस। सर आरोपों का जवाब देंगे तो जो मैंने सवाल किया उसका जवाब कब देंगे ये बताइए जयकरण वर्मा जी। मैंने जो सवाल कांग्रेस में क्या कांग्रेस पार्टी में 2 नेता, 3 नेता, 4 नेता होना गुनाह है?
हाँ। अरे इस पर तो चर्चा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को करना चाहिए कि एकमात्र नेता उनकी वसुंधरा राजे थी, वो भी उनसे गुस्साए हुए बैठी है, वो भी माननीय मोदी जी जैसे कद्दावर नेता के साथ मंच साझा नहीं कर रही है। तो ये चिंता तो उनको होनी चाहिए। हमारे पास सचिन पायलट और गहलोत जैसे महान नेता, बड़े नेता हैं, दोनों इस स्तर के हैं कि वो केंद्र में भी रह सकते हैं, प्रदेश में भी रह सकते हैं और बूथ पर भी रह सकते हैं। ये समर्पण है उनका, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है ओक्ता जी। चिंता मैं इसलिए करता हूँ कि जब योगी आदित्यनाथ, सुनिए ना, योगी आदित्यनाथ जी अभी राजस्थान गए, आपने दिखाने का काम किया, शाह जी ने बताने का काम किया। योगी आदित्य जी ने बड़े ही दमदारी से भाषण देने काम किया कि उत्तर प्रदेश की स्थिति और राजस्थान की स्थिति को तराजू पर तौलते हुए बुलडोजर चलाने की धमकी दी। क्या योगी आदित्यनाथ जी की मैं भी बड़ाई करता हूँ कि वो बड़े अनुभवी मुख्यमंत्री हैं, इतने अनुभवी मुख्यमंत्री हैं कि उनके पास सैकड़ों मुकदमे दर्ज थे और उस मुकदमे को लेकर के वो सदन में रो भी रहे थे और न्याय की भीख मांग रहे थे। माननीय योगी जी, आपको अगर जो FIR से, बुलडोजर से और लोगों को प्रताड़ना देने से डर नहीं लगता है, तो सदन में अपने उस घटना को, उस समय को, रोने धोने और गिड़गिड़ाने वाली घटना को आपको याद कर लेना चाहिए। किसी के घर पर बुलडोजर चला देना, किसी के ऊपर गोली चलवा देना, फर्जी इनकाउंटर कर देना, अगर लोकतंत्र की हत्या, कानून की हत्या, संविधान की हत्या करके आप मुख्यमंत्री पे ताज पहनना चाहते, बादशाह बनना चाहते हैं, तो ऐसी मुख्यमंत्री के मुझे नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लोकतंत्र नहीं चाहिए, ऐसा देश नहीं चाहिए। हमें संविधान वाला देश चाहिए, हमें भारत देश चाहिए, हमें इंडिया वाला देश चाहिए। माननीय मोदी जी, आपकी बादशाहत वाला नहीं चाहिए। ठीक है, सुन लिया मैंने। अश्विनी शाही जी कहिए, जवाब दीजिए। वक्ता जी देखिए, कांग्रेस के नेताओं के पास प्रलाप करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इनके नेता हैं, बहुत अच्छे हैं भाई, राहुल जी नेता हैं, प्रियंका जी हैं, सोनिया जी हैं। ये कह रहे हैं ना कि उन्होंने प्रचार मंत्री बना दिया है। आपने जिसको देश का प्रधानमंत्री बनाया उसके मुंह में तो जवानी नहीं थी। उन्होंने तो एक अपने लिए एक व्यक्ति रखा हुआ था, सोनिया जी को, कि वो कहीं जाती थी किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को या कहीं हाथ वो मिलाती थी, प्रधानमंत्री जी ऐसे खड़े रहते थे पीछे। अब वो चीज नहीं है। अब रवि जी ने कहा अभी अंतरराष्ट्रीय नेता है माननीय मोदी जी, और वो सब, उन्होंने कोई आदमी नहीं रखा है हाथ मिलाने के लिए। सुपर प्रधानमंत्री कोई नहीं है हिंदुस्तान में। वो जाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं जनता के बीच में, और जनता उनकी बातों का कदर करती है। विश्व में नेता उनकी बातों की कदर करते हैं। ठीक है, मान लिया कि अंतर्राष्ट्रीय नेता होने के तौर पर आपके पास ये बड़ा एक पॉइंट हो जाता है कि आने वाले वक्त में सियासत को साधने के लिए या फिर जनता के दिल तक पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का इस्तेमाल आप कर रहे हैं और उससे आपको फायदा भी कहीं न कहीं पहुंचता है। लेकिन उसका क्या किया जाए अश्विनी शाही जी, जो निजी सर्वे निकल कर आ रहे हैं उसमें तो आपकी चिंता बढ़ती नजर आ रही है, फिर चाहे सामने प्रधानमंत्री मोदी ही क्यों ना हो। मध्य प्रदेश में निजी सर्वे में कहा गया है कि कांग्रेस सरकार आ रही है, मध्य प्रदेश से आपकी सरकार जा रही है, क्या करेंगे? मैं किसी के सर्वे पर उंगली उठाने का काम नहीं करूंगा, क्योंकि सर्वे लोग अपने हिसाब से करते हैं, क्या स्ट्रेटजी होती है क्या नहीं। कभी सर्वे सही हो जाते हैं, कभी गलत हो जाते हैं। लेकिन मैं अभी आपके यहाँ दावा करता हूँ कि मध्य प्रदेश में गुजरात होने जा रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, जिस हिसाब से 15 महीने में ये लोगों ने किया है, उनको वहाँ पर भाजपा सरकार ही बेहतर नजर आ रही है। और गुजरात की तरह वहाँ पर हम लोग काम करने जा रहे हैं, गुजरात की तरह सीटें जीतने जा रहे हैं। एक नेता इनकी प्रियंका जी हैं, उत्तर प्रदेश में आई, जयकरण जी भी जो है ही है यहाँ। 7% वोट था इनका और वो घटाकर चली गई, 2% से नीचे करके चली गई। तो इनके पास अभी तो ये कह रहे थे कि हमारे पास बहुत नेता है तो हम क्या करें। भाई हमारे पास तो एक सर्वमान्य नेता है, उसके बाद सारे नेता हैं हमारे पास। राहुल जी, आपके यहाँ तो नेताओं की एक फौज है ना। प्रधानमंत्री अगर कोई तो अपने कैबिनेट में पास करा के कोई बिल ले जाता है, कुछ करता है, तो आपके पास उससे भी बड़े नेता हैं जो चढ़ते और फाड़ देते हैं उन चीजों को। ऐसे ऐसे महान विभूतियां आपके पास हैं। हमारे पास है कि माननीय मोदी जी को सर्वमान्य नेता पार्टी ने भी माना है और इस समय देश के प्रधानमंत्री भी। विपक्ष तो ये भी कह रहे हैं ना सर, जो है अनुपालन करते हैं और उसी के हिसाब से
एक व्यवस्था बनाई जाती है कि किस हिसाब से हम चुनाव प्रचार करेंगे, किस हिसाब से हम चीजों को। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आपके पास ना तो नेता बचे हैं, ना आपको अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है, ना आपको संघ पर भरोसा रह गया है, ना आपके कार्यकर्ता इस लायक हैं कि आप उन्हें सामने करके किसी भी तरीके का कोई चुनाव जीत पाए, इसलिए आपको प्रधानमंत्री मोदी का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। माननीय मोदी जी वहां से जब आए प्रधानमंत्री बनने की उसमें दिल्ली की राजनीति में, उसके पहले कितने साल तक वहां मुख्यमंत्री थे? क्वेश्चन मार्क कभी लगा उनके ऊपर ये राजनीतिक रूप से अपरिपक्व हैं या कुछ हैं? अभी आपके इंट्रो में मैं सुन रहा था कि किस तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलती है। अर्जुन सिंह जी जाते हैं मंत्रिमंडल विस्तार में और उनको गवर्नर बना दिया जाता है, शिंदे साहब को गवर्नर बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारी कोई मजबूरी नहीं। हमारे यहाँ नेताओं का अगर अकाल आपको दिख रहा हो तो ये भाई जिसको दिख रहा हो, मैं तो कहूंगा कि वो दिन में ही जो है मोतियाबिंद हो गया है, चाहे जिसको दिख रहा हो। क्योंकि अभी जयकरण जी ने कहा है कि नेता ही नहीं है इनके यहाँ। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इनके पास कार्यकर्ताओं का अकाल है। मध्य प्रदेश की मैं बात बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पन्ना प्रमुख होते थे, अब अर्ध पन्ना प्रमुख बना लिया। हमारे कार्यकर्ता बढ़ गए, अर्ध पन्ना प्रमुख बना है जयकरण वर्मा जी। और राजस्थान और मध्य प्रदेश के घर घर में हमारा कार्यकर्ता है। अब है कहाँ आप लोग? अभी अब चुनाव होने दीजिए। देखिए, हर व्यक्ति 3 तारीख का इंतजार करेगा, चाहे आप हो चाहे हम हो। बिल्कुल, दूध का दूध, पानी का पानी, साफ तौर पर हो जाएगा। जनता किसको आशीर्वाद देती है, लेकिन जनता आज इतनी जागरूक हो चुकी है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, सब तरह से वो जान गई है कि कौन जयकरण जी हमारे लिए उपयुक्त है, अश्वनी शाही उपयुक्त है या रवि जी उपयुक्त है। ये जान गई है जनता। ऐसा नहीं है कि जनता को आप भ्रम में रख सकते हैं। देखिए, इस बात को भी लेकर सवाल उठ रहा है, जैसा अश्विनी जी ने भी अभी कहा और रवि अरोड़ा साहब भी इस बात को पहले कह चुके हैं कि सीएम फेज घोषित कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर घोषित कर दिया है तो वही बनेगा। इतिहास अपने आप को फिर से दोहराया जा सकता है और जो सीएम बना है उसे हटाकर कोई और सीएम बन जाएगा। और जैसा कि अभी 2 एग्जाम्पल आपको साथ में दिए ही गए कि अर्जुन सिंह को बना दिया गया, हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया गया। वक्ता जी, यही बात मैं बार बार साहिल जी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे यहाँ नेताओं की फौज है, यहाँ गवर्नर बनने वाले लोग भी हैं, मुख्यमंत्री बनने वाले लोग भी हैं, प्रधानमंत्री बनने वाले, बूथ अध्यक्ष बनने वाले लोग। हम माननीय मोदी की तरह तानाशाही करके अपनी पार्टी को नहीं चलाना चाहते। अगर जो रही बात दो की वक्ता जी जो साहिल जी बार बार कहते हैं, अभी इन्होंने किसानों की बात कही थी, तो किसानों की बात पर भारतीय जनता पार्टी ना बोले तो ज्यादा अच्छा है। दिल्ली में बैठे हजारों किसान शहीद हो गए, लेकिन ये बताइए आप जयकरण जी, क्या कांग्रेस में ऐसा कभी नहीं हुआ? कांग्रेस में कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री जिस सीएम के चेहरे पर लड़ा गया हो चुनाव, उसे शुक्रिया कहकर अच्छे से विदाई देकर उसे नहीं हटाया गया हो कुर्सी से? ऐसा नहीं हुआ? ऐसा दोहराया नहीं जा सकता? वक्ता जी, हमारे पास नेताओं की फौज है, इसको क्यों नहीं आप लोग समझ पा रहे? फौज है तो आप जिसके नाम पर लड़ेंगे उसे हटा देंगे, वो बनाने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की चिंता छोड़ दे। हमारे पास इतने मुख्यमंत्री है कि आने वाले समय में देश के हर प्रदेशों में ठीक बात है। ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है कि आपके पास इतने लोग हैं, इतने नेता हैं, इतने कार्यकर्ता हैं कि आप जिसे चाहे मुख्यमंत्री बना सकते हैं। लेकिन ये चीज तो जनता के साथ भी तो गलत होगी कि जिस व्यक्ति को आपने चेहरा बनाकर सामने किया उसको हटाकर आप किसी और को मुख्यमंत्री बना दें। और ये सवाल बार बार उठ रहा है। रवि जी भी बार बार कह रहे हैं। वक्ता जी, मैं पूर्ण रूप से आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन क्या ये अन्याय है या अन्याय वो है कि मध्य प्रदेश में जनता वहाँ के जनमानस ने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई और माननीय मोदी साहब ने पैसे के दम पर उस जनमानस के हृदय तक ठोस पहुंचाने का काम किया, उनकी भावनाओं को खरीदने का काम किया। क्या वो गलत नहीं है? क्या अन्य प्रदेशों में जहां लोटस कंपनी के द्वारा इन्होंने सरकारें कांग्रेस की गिराई, क्या वो जनमानस के खिलाफ नहीं है? वक्ता जी, देखिए, देश की जनता जान चुकी है और कर्नाटक इसका उदाहरण है कि माननीय मोदी जी ने अपने चेहरे पर सब कुछ करने की कोशिश की, बजरंग बली को, बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ने का काम किया, लेकिन देश की जनता अब माननीय मोदी जी के झूठ पर नहीं फंसने वाली है। वो देश के साथ खड़ी है, संविधान के साथ खड़ी है, इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है। अश्वनी शाही जी कुछ भी कहे, अब ये जानती है जनता कि अश्वनी शाही जो भी बोलेंगे
वो भावनाओं को लूटने का काम करेंगे, झूठ बोलने का काम करेंगे, और अश्विनी शाही जो भी कहेंगे वो प्रधानमंत्री जी सुनने वाले नहीं है। तो अश्विनी शाही जी की भी मजबूरी है कि कुछ ना कुछ बोलना है, लेकिन तरस आता है तब जब माननीय मोदी जी देश के बारे में न सोच करके। ठीक है अश्विनी जी, जल्दी से अपनी बात को 10 सेकंड में रखिए, मुझे रवि अरोड़ा जी के पास भी जाना है। देखिए जयकरण जी, शायद आपको इतिहास का थोड़ा सा विस्मृति हो रही है। सबसे ज्यादा 100 बार के आसपास सरकारें गिराने का रिकॉर्ड है आप लोगों के पास। जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली सरकार चुनी हुई केरल की गिराई, हाँ। इंदिरा जी ने गिराई, राजीव जी ने गिराई, ये सब ने गिराई, नरसिम्हा राव जी ने गिराई। तो आपको ये दूसरा कहने का नहीं। और दूसरा जो आप लोग कहते हैं ना पैसे के बल पर, पैसे के बल पर, एक सबूत पेश कर दीजिए पैसे के बल पर। पैसे के बल पर जानते कहा हुआ था? याद है सदन में वो रुपया लहराया गया था, कैश फॉर वोट। किसकी सरकार थी? नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। और झारखंड के जो है आपके सहयोगी लोग थे। किस तरीके से हो, क्योंकि सदन का मामला था, वो बाहर उस पर मुकदमे नहीं हो सकते थे, इसलिए वो चीजें दब गई। सदन में रुपए लहराए गए थे, वो सबूतों के साथ था, और कहीं आप साबित नहीं कर सकते हैं। अगर साबित भी किया तो कांग्रेसी ही बिकाऊ है क्या देश में? ठीक, कितने बिकाऊ है भाई? ठीक है रवि अरोड़ा जी, जिस तरह से वो निजी सर्वे सामने आ रहे हैं, कहीं पर भारतीय जनता पार्टी की जीत नजर आ रही है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है, और मध्य प्रदेश में जो रिपीट सरकार होने की बात कही जा रही थी, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का दबदबा नजर आ रहा है। क्या लगता है ये जो निजी सर्वे के जो आधार पर वोटिंग होती है या जनता की राय सामने आती है, आपको लगता है यही नतीजे क्या आने वाले वक्त में तब्दील हो सकते हैं? देखिए, सर्वे को नतीजे में तब्दील होने में अभी टाइम लगेगा, इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कांग्रेस सच में अच्छी स्थिति पे जा रही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। हाँ। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वोट प्रतिशत में बहुत ज्यादा इफेक्ट आने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो लड़ाई लड़ रही है, उन्होंने कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों का बिगुल फूंक दिया है, और कहीं ना कहीं मोदी जी के चेहरे पर लगातार पूरे देश में एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि क्योंकि आगे भी उनको यही सब लड़ना है। जब लोकसभा चुनावों की तारीख आएगी तो वहाँ पे भी लड़ना है, तो इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बैंक को मजबूती से जोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन ये जो सर्वे आ रहे हैं, इन पर पूरी तरह से हम यकीन अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो माहौल है, जो पब्लिक अपनी, क्योंकि अभी इस समय जो साइलेंट वोटर है वो अभी सामने नहीं आया है। जब तक साइलेंट वोटर सामने नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे चुनावों के अंदर खासकर आप देखेंगे, चाहे मध्य प्रदेश की आप बात कर लें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर लें, तो ये सब जो इलाके, ये रूरल एरिया ज्यादा है, यहाँ पे नक्सल एरिया भी है, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज भी हैं जो रूलिंग पार्टी के खिलाफ भी जाते हैं, और विपक्ष भी कई बार उसके अंदर पूरी तरह से अपनी पैठ नहीं जमा पाता, मुद्दों पर नहीं लड़ पाता। तो ये सब सर्वे, मैं इन सर्वों को नहीं मान सकता जल्दी से, लेकिन इतना तय है कि इस बार कांग्रेस मजबूत स्थिति से लड़ने के लिए तैयार हुई है, क्योंकि कर्नाटक और हिमाचल के बाद कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रॉन्ग स्थिति में नजर आ रही है, लेकिन इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं कहा जा सकती कि हम सर्वे को सही मान लें। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाला टाइम ही बताएगा ये तो। लेकिन यह क्या है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस कर्नाटक की टक्कर है, और खासकर छोटी पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है वो भी इस बार कुछ बड़ा कर सकती है, ये इस बात में कोई दो राय नहीं है। रवि अरोड़ा जी, छत्तीसगढ़ की अभी बात कर रहे थे, अगर ये जानना चाहें कि छत्तीसगढ़ में 43 ऐसी वीआईपी सीटें हैं जिन पर जो टक्कर है कांग्रेस की और भाजपा की वो काफी कड़ी होने वाली है, क्योंकि 2018 की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने 2018 में 68 सीटें जीती थी, लेकिन कुछ हुआ, राजनीति इस तरह की होती है कि जिस तरह से चीजें बदल जाती हैं। कभी 2018 को अगर देखते हुए बात अभी की जाए तो ये 43 वीआईपी सीटों में ऐसी कई जगह हैं जहां पर नक्सलवाद का प्रभाव भी है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि सरगुजा संभाग हो गया, बस्तर हो गया, इधर से ही अगर बात की जाए तो क्या जो छत्तीसगढ़ की सीएम की कुर्सी है यहाँ से ही होकर जा रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं छत्तीसगढ़ की जब हम बात करते हैं तो उसमें 43 सीटें हाई प्रोफाइल है इस बार, हाँ। जिसमें से 57 सीटों पर आप आदमी पार्टी लड़ रही है, बसपा 58 पर लड़ रही है, JCCJ 84 सीटों पर लड़ रही है, जबकि जोहर छत्तीसगढ़ 46 सीटों पर लड़ रही है। ठीक। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार जब कांग्रेस का हम देखते हैं तो 68 सीटें आई थी, बीजेपी के पास 15 थी, और JCCJ के पास 5 सीटें थी, और BSC के पास भी 2 सीटें आई थी।
तो इस बार जो आंकड़े हैं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस वहां पे रूलिंग में है और रूलिंग के खिलाफ अक्सर ऐसे इलाकों में मैं समझता हूँ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल हर बार बनता रहा है और इस बार भी बना हुआ है। लेकिन कांग्रेस क्यों, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि मजबूती से क्यों कह रहा था मैं आपको कि मजबूती से इसलिए कह रहा था क्योंकि उन्होंने सीएम का चेहरा पहले ही डिक्लेयर कर दिया है। वो पहले से ये तय हो चुका था ऑलरेडी, पहले कुछ समय पहले से वहाँ पे इस बात को तय कर लिया था। और जिस प्रकार से अशोक गहलोत ने राजस्थान के अंदर भूमिका निभाई लास्ट मूवमेंट में, लास्ट के 6 महीने और 1 साल के अंदर आप देखा कई बड़े काम किए, ऐसे ही छत्तीसगढ़ में भी किए गए। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे जेसीसीजे की बात करें या वहाँ पे जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी इस बार पहली बार सब तो वहाँ पे लड़ने के लिए उतर रही है, तो ये सब कहीं ना कहीं सीधा अगर नुकसान पहुंचाती है तो सीधा सीधा नुकसान पहुंचाने का काम ये कांग्रेस को ही करेगी। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि बीजेपी का वहाँ पे भी जो वोट है वो कैडर वोट है और आम आदमी पार्टी ने अब तक जितने भी राज्यों में फाइट करी है वो उनका सीधा वोट बैंक पे जो नजर होती है वो सीधा सीधा कांग्रेस पे होती है। और जेसीसीजे भी अभी तक किसी प्रकार कोई अलायंस की कोई अभी उसकी वो नहीं है, लेकिन अगर वो करती भी है तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर ये क्षेत्रीय पार्टियां ये, क्योंकि ये जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि नक्सल बेल्ट एरिया आपने बताया, तो ये नक्सल बेल्ट एरिया इसके अंदर ये खासी अहम भूमिका निभाते हैं यही। और खासकर एक बात और बता दूं कि क्षेत्रीय पार्टियों को ज्यादा दबदबा रहता है ऐसे एरियो में, तो कहीं ना कहीं ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं सरकार बनाने में। एंड मूवमेंट पे कभी कभी ऐसे मूवमेंट पे सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा जाते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई के बीच में क्षेत्रीय दल भी बाजी मार जाते हैं, लेकिन वो उनके समर्थन से ही सरकार बन पाती है। तो ऐसा भी हालात बन सकते, कोई बड़ी बात नहीं है इस बार, क्योंकि इस बार की जो लड़ाई है, इस बार की लड़ाई पिछली बार की लड़ाई से थोड़ा भिन्न रहेगी, क्योंकि इस बार जिस प्रकार से बता रहा हूँ आम आदमी पार्टी और बसपा खुलकर लड़ रहे हैं वहां पर, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जो नुकसान या फायदा किसको होगा किसको नहीं होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि लड़ाई कांटे की रहने वाली है कांग्रेस और बीजेपी के अंदर। ठीक है जयकरण वर्मा जी, तैयारी तो बेहतर नजर आ रही है, लेकिन और भी जो क्षेत्रीय दल हो गए और भी जो पार्टियां हो गई, आम आदमी पार्टी, बसपा, ये अगर उतरती हैं तो कहीं ना कहीं वोट कटने का जरूर डर है, वोट बैंक में सेंध लगने का जरूर एक तरह से डर जताया जा सकता है, लगता है आपको? वक्ता जी देखिए, ये छत्तीसगढ़ जो प्रदेश है ये गुजरात की तरह झूठा मॉडल, खोखला मॉडल छत्तीसगढ़ नहीं पेश कर रहा है कि एक मिट्टी भर करके चमचमाती पैकेट में डाल करके अच्छे रेट में नहीं बेचा जा रहा। भूपेश बघेल एक जमीनी नेता है, किसान के बेटे हैं, गरीबी अमीरी उनमें देखा है, जनता के लिए वो काम कर रहे हैं। आज की स्थिति को आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, मैं वहाँ कहीं जिले का प्रभारी भी रहा हूँ, आना जाना मेरा लगा रहता, वहाँ जनता नेता उनसे नाराज हो सकते हैं, कोई उनके दल का है कोई उनके दल का, लेकिन कांग्रेस का पार्टी का कार्यकर्ता, नेता और आम जनमानस जिनकी सरकार से उम्मीदें होती है वो उनके अपने काका के लिए समर्पित है, सड़कों पर उतर करके वोट मांग रहे हैं। और पुनः भूपेश बघेल उनके मुंह से एक ही बात निकलती है कि काका है तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है, कांग्रेस है तो भरोसा है, पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार। शाही जी, छत्तीसगढ़ की बात जब आती है तो जिन एरिया का और जिन जगहों की मैंने अभी फिलहाल बात की, सरगुजा संभाग हो गया, बस्तर हो गया, जो कि नक्सल प्रभावित बेल्ट है, अगर बात उधर की जाए और सबसे बड़ा जनाधार अगर माना जाए तो 47% ओबीसी वर्ग का है। क्या लगता है आपको प्रधानमंत्री के चेहरे पर ये इतना बड़ा जो वोट बैंक है आप साथ पाएंगे? आपको कहीं ना कहीं इससे फायदा मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि बाकी की क्षेत्रीय पार्टियां भी मैदान में हैं? देखिए वक्ता जी, वहां पर जो नक्सली जो भी आंदोलन चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से 52% वहां पर नक्सली का प्रभाव कम हुआ है, नक्सली वहां पर खत्म किए गए हैं। लेकिन अभी भी कुछ है, क्यों है? अभी कांग्रेस के कुछ दिन पहले एक नेता का बयान आया था कि हमारी सिंपैथी उनके प्रति है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता की सिंपैथी नक्सल और आतंकवाद के साथ नहीं है। हम आतंकवाद के खिलाफ थे, नक्सलवाद के खिलाफ थे, हैं और आगे भी रहेंगे जब तक खात्मा नहीं हो जाएगा। दूसरी बात, हम लोगों ने जगदलपुर में, अभी माननीय गृह मंत्री जी गए जगदलपुर में, वहां पर सीआरपीएफ का रेजिंग डे परेड किया। वहां नक्सलियों का गढ़ है जगदलपुर, और वहां पर हम रेजिंग डे परेड कर रहे हैं। तो ये मानकर चलिए कि आज जो है स्वीकार्यता बढ़ रही है धीरे धीरे, सीआरपीएफ वहां पर हावी हो रहा है, तो हमारे भी लोग वहां जा रहे हैं। लोकल वहां पर देखिए, पॉलिटिक्स हर जगह लोकल होती है। जैसे पहले अजीत जोगी जी की पार्टी थी, वो भी अपनी राजनीति करती थी, लेकिन सीटें सिमट जाती थी कांग्रेस और भाजपा के बीच में।
लेकिन अब जो है हम धीरे धीरे आदिवासियों की तरफ भी बढ़े हैं। आदिवासियों के लिए जो सबके लिए उनको मुख्य धारा में जोड़ा गया है, शौचालय से लेकर उज्ज्वला योजना, चाहे आयुष्मान कार्ड, जो नकल ये लोग करके आयुष्मान कार्ड वहां चला रहे हैं, वो नहीं, जैसे आयुष्मान कार्ड दिया वहां पर छत्तीसगढ़ में उसकी नकल की गई है। ममता बनर्जी ने बहुत दिन तक रोके रखा, तो जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसको रोक रहे हैं। और तीसरी बात एक बता दूं, जो बघेल साहब की बात कर रहे हैं, 15 साल तक शासन चलाया, चावल वाले बाबा के नाम से रमन सिंह को वहां बुलाया जाता था, हर पैर में चप्पल और हर घर को अनाज, और उसी पीडीएस में आप लोगों ने 1000 करोड़ का घोटाला कर दिया है। प्रभु, ये है बघेल बाबा, जो आप बघेल जी की बात कर रहे हैं। चलिए, ये तो बहुत स्वच्छंद तरीके से हम लोग चावल बांटते थे और चप्पल पहनाते थे। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। नहीं, जयकरण वर्मा जी, माफ कीजिएगा, मैं वक्त नहीं दे पाऊंगी, मेरे पास वक्त की कमी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में इतना ही, नमस्कार।